हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। दोस्तों 26 नवंबर 1949 को भारत ने अपने संविधान को आत्मार्पित किया था। हम भारत के लोगों ने अपने संविधान को मजबूत किया था। भारत के संविधान की बात की जाए तो जो संविधान निर्माता थे, जो देश का इतिहास था, उसकी जो ज्वलंत बातें हैं, उसका जो मूल है, वो सभी संविधान में झलकता है। हम जब प्रियम्बल की बात करते हैं तो दिखता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हम ये देखते आए हैं कि कहीं ना कहीं जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो थोड़ी कमजोर होती जा रही हैं, या एटलीस्ट उन पे ऐसा आरोप लगता है। और आप सभी जानते हैं कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जब अपने प्रश्नों को गढ़ता है तो इस प्रकार के प्रश्नों को जरूर रखता है ताकि जो बच्चे हैं उनकी डिटेलिंग, उनकी गंभीरता, उनका डेप्थ चेक की जा सके। तो आज इसी विषय पर चर्चा के लिए एक बार फिर से हमारे साथ पंकज सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, पिछले 20-25 वर्षों के अगर इतिहास को देखा जाए, खासकर संवैधानिक इतिहास को देखा जाए, तो बहुत से बड़े परिवर्तन हुए। बिल्कुल। और कुछ तो ऐसे परिवर्तन भी हुए जिनके कारण सरकारें बदल गई। हाँ। या बड़े स्तर पे एक रिजीम चेंज हुई। सर, बहुत सी विषयों पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन जिससे मैं शुरुआत करना चाहता हूं वो है CAG। जब हम कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल की बात करते हैं तो हमें याद आता है विनोद राय जी की वो फोटो और उनका वो बयान। हम ये कह सकते हैं कि वो CAG जो कभी बड़े बड़े घोटाले उजागर किया करता था, है ना, मतलब बड़ा मजबूत स्तंभ माना जाता था। हम मुझे याद आ रहा है सर कि 2011 में अन्ना आंदोलन हो रहा था, लोकपाल हो रहा था, तभी CAG जी आते हैं तो हमको लगता है कि एक और इंस्टीट्यूशन है जो बड़ा मजबूत है। लेकिन आजकल सर चर्चा कम हो रही है। क्या लगता है सर आपको, जो CAG है, CAG का जो पद है, क्या उसकी गरिमा या उसकी महत्ता कम हो रही है? सर देखिए, जो CAG है ये कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटेन से लिया। एक्चुअली ब्रिटेन में जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट है, हमने उसको कॉपी तो किया, लेकिन हमने उसको कंट्रोलर बनाया ही नहीं, हमने केवल उसको ऑडिटर जनरल बनाया। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिसर अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मानते हैं डॉक्टर अम्बेडकर, और ये बहुत ही पावरफुल पोजीशन भी है क्योंकि ये भारत सरकार के और राज्य सरकारों की संचित निधि से व्यय होने वाले हर एक पैसे का ऑडिट करता है। मतलब कोई भी पैसा अगर खर्च हुआ है तो उसका ऑडिट CAG करेंगे। इसीलिए इनको प्रोटेक्टर ऑफ पब्लिक पर्स भी कहा जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो बहुत न्यूज़ में नहीं रही, लाइमलाइट में नहीं रही, लेकिन वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इवेंट है। आज़ादी के बाद जो है पॉल एपिलबी को बुलाया गया था टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में उन्होंने CAG को लेकर के बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कही। उन्होंने कहा कि द ऑडिटर्स डू नॉट नो एंड कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू नो व्हाट द एडमिनिस्ट्रेशन इज। एन अंडर सेक्रेटरी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप knows more about administration than CAG itself. Then so he should be relieved from his office. मतलब एपिलबी साहब का ये मानना था कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल माइंडसेट की उपज है, और किसी भी ऑडिटर से ज़्यादा कोई एक अंडर सेक्रेटरी ये जानता है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। CAG से हम अकाउंट्स और ऑडिट की बात तो कर सकते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन क्या है उसकी समझ उसे नहीं होती। तो इस पद को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये पद वास्तव में एडमिनिस्ट्रेशन में जो बोल्डनेस है, जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, उसको कट डाउन करता है। हालांकि उनकी रिपोर्ट को किसी ने नहीं माना, एक्सेप्ट नहीं हुई, इस पोर्शन को नहीं माना गया, लेकिन उसके बाद ये पद बना रहा और बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ये अपना ऑडिट का काम करता रहा। इसके बाद अगर आप देखें तो जैसे आपने अन्ना आंदोलन का जिक्र किया, तो उस समय स्थिति ये थी कि एक्चुअली कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, विनोद राय जी को बनाया गया था CAG, एंड लोग उन्हें ब्लू आइड बॉय बोलते थे, मतलब कुछ नहीं करेंगे, शायद बड़े सॉफ्ट से हैं। लेकिन उन्होंने जब घोटाले खोलने शुरू किए तो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला आया, कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला आया, कोल ब्लॉक का घोटाला आया, और मुझे याद है कि उस समय टीवी पर आया करते थे, जो इस समय प्रधानमंत्री हैं, उस समय विपक्ष में थे और प्रधानमंत्री कैंडिडेट थे, वो टीवी पर आया करते थे और कहा करते थे कि एक के बाद 0 लगाते चले जाओ स्क्रीन के बाहर तक, इतना बड़ा घोटाला हुआ है। मतलब इस केवल उस रिपोर्ट के बेस पर पूरी कांग्रेस पार्टी के 10 साल के टेन्योर को एक करप्ट टेन्योर साबित कर दिया गया। सिर्फ वो CAG की रिपोर्ट थी, और ऐसा कोई, और वो भी कई सारी जांच में बाद में कोर्ट की इंक्वायरीज के बाद बहुत सारी चीज़ें प्रूफ भी नहीं हुई।
क्योंकि आपने परसेप्शन किया था एक्चुअली ऑडिटर और एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो प्रॉब्लम था ना, जो एपिलेवी साहब ने मार्कआउट किया था, तो उसको थोड़ा सा समझिए। अगर तो आप देखेंगे होता क्या है कि ऑडिटर ये ऑडिट कर रहा है कि अगर ये चीज़ इतने में बिकी होती तो इतना प्रॉफिट होता। उसको ये नहीं पता है कि कोई भी हमारे यहाँ 2G खरीदने के लिए कंपनी ही नहीं है, कोई ऑक्शन में आया ही नहीं है, तो हम तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे दे रहे हैं, तो वो हमारी मजबूरी है। यही कोल ब्लॉक के साथ भी है। तो इवन प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी इस पर गया। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में ये पूछा गया कि क्या हमें सारे रिसोर्सेज ऑक्शन से ही देने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। और उन्होंने जो आरोप लगाए थे वो बेसिकली यही थे कि ऑक्शन किया होता तो ये प्रॉफिट होता। दैट वाज द थिंग। लेकिन उस एक रिपोर्ट ने पूरी शासन व्यवस्था को हिलाया। ये एक बड़ा महत्व दिखाता है कि कितनी इंपॉर्टेंट और पावरफुल पोजीशन थी। इसके बाद लेकिन अगर हम देखें तो उनके बाद जितने भी CAG आए और वर्तमान सरकार के अंतर्गत CAG जितने भी हैं, बहुत कम लोग उनके नाम भी जानते हैं। दूसरी खास बात यह है कि उनके जो भी रिपोर्ट्स आई, ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं आई, राज्य सरकारों के खिलाफ नहीं आई। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेकर के अभी रिसेंट बहुत अच्छी रिपोर्ट थी, लेकिन अब पता नहीं क्यों उस पर क्वेश्चन उठते ही नहीं है। न विपक्ष उठाता है, न सत्ता पक्ष उठाता है। उसकी रिपोर्ट कब आती है और कब जाती है पता ही नहीं चलता। रिपोर्ट्स में उन्होंने अपने जो रिपोर्ट्स दी हैं उनमें जेन्युइनली क्वेश्चंस उठाए हैं। अभी भी कहना ये चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल डल हो गई है या नल एंड वाइड हो गई है। संस्था अपने काम कर रही है, लेकिन उसको जो वेटेज मिल रहा था वो कहीं ना कहीं ज़रूर कम हुआ है सर। और उसके कम होने के कारण क्या हो रहा है कि अब लोग CAG की रिपोर्ट पर बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है सर। तो एक तरीके से हम कहें तो अब ये एक तरीके से टूथलेस टाइगर जैसी पोजीशन में आ गया है। और पॉलिटी में जब हम लोग पढ़ते हैं तो जब आलोचना करते हैं CAG और उसके रिपोर्ट्स की, तो हम लोग कहते हैं कि CAG की जो रिपोर्ट है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तरह होती है, जिसपे आप ये तो जान जाते हो कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, लेकिन आप उसको जिंदा नहीं कर सकते। तो उस तरीके से तो ये अब एक टूथलेस टाइगर जैसा हो गया है। कुछ भी इसका रियल इम्पैक्ट डेमोक्रेटिक सेटअप पर दिखाई नहीं दे रहा है। खैर सर, CAG से थोड़ा सा आगे बढ़ें अगर हम, तो हमारे यहाँ जो लोकतंत्र का मंदिर है संसद, संस्थाओं की गिरावट के नज़रिए से अगर हम देखें तो सर संसद में भी बहुत गिरावट देखी जा रही है। संसद की कार्यप्रणाली हो, संसद में डेली की बहस का रूटीन हो, सांसदों की अटेंडेंस हो, या संसद की कार्यों के बीच में जो इंटरप्शंस बढ़े हैं वो हो। तो अगर आप देखें तो पहले क्या होता था कि पहले कानून पास होने में हफ्ते 10 दिन 20 दिन लग जाया करते थे। अभी आप एक ही दिन में, जो जम्मू कश्मीर वाला कानून है, एक दिन के अंदर पास हो गया। तो द थिंग इज, अब उस कानून पर ना तो डिबेट होती है, ना कोई कंस्ट्रक्टिव बहस हमें सुनने को मिलती है, ना सरकार की पॉलिसी पर काउंटर डिबेट देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं क्या आप मानते हैं कि मतलब संसद की गरिमा के साथ साथ संसद की कार्य क्षमता में भी गिरावट आई है क्या सर? सर बिल्कुल। एक तो जो बड़ी बात जो आपने शुरुआत में ही कही कि जो बिल हैं, बिल क्या हैं, विधेयक पास होते हैं, उन पर नीतियाँ बनती हैं, कार्यान्वयन होता है उन पर, अगर उन पर बेहतर चर्चा नहीं होगी, बहस नहीं होगी। मुझे याद आ रहा है 1950 से लेकर 80 के दशक तक ठीक ठाक बहसें हुआ करती थी। हिंदू मैरिज एक्ट पे तो बड़ा बवाल हुआ था, सड़क से लेकर संसद तक बड़े स्तर पे चर्चा हुई थी, और उन चर्चाओं जो बिंदु थे उनको इंक्लूड भी किया गया था। मुझे बहुत अच्छे से याद आ रहा है कि जो तलाक को लेके बात थी कि सैक्रोसेंक्ट मैरिज होती है, तलाक की बात हो या ना हो, उस पर आम सहमति इस प्रकार से ही बनी कि दोनों पक्षों के बिंदुओं को इंक्लूड किया गया। बिल्कुल। तो ये होती थी। तो लेकिन अब हम जब देखते हैं आजकल के बिलों पे, जैसे मैं एक छोटा सा आपको डेटा बताता हूँ सर, जो 14वीं लोकसभा थी, 2004 से 9 जो लोकसभा थी, जो UPA 1 रिजीम थी, वहाँ पे 60% से ज़्यादा ऐसे बिल थे जिनमें 5 घंटे से ज़्यादा चर्चा हुई। और जो 17वीं लोकसभा, यानी जो पिछली लोकसभा थी, 2019 से 24 तक की लोकसभा थी, इस पर मात्र 30% ऐसे विधेयक थे जिनमें 5 घंटे से ज़्यादा चर्चा हुई हो, जो इस बात को बताता है कि कहीं ना कहीं जो संसद है वो कुछ अकर्मण्य तो होती जा रही है, लेकिन उसके कुछ बिंदु हैं ऐसे जिनकी आपने जिक्र भी किया कि गतिरोध भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जैसे अगर आप 1950 से 1960-70 के दशक तक देखेंगे तो अमूमन वर्ष में 120 से 150 दिन संसद चला करती थी, जो इस समय 60 से 70 दिन आ गया है। तो सीधे एफिशिएंसी ही हाफ पे आ गई है। तो निश्चित तौर पे सर ये तो संसद की कर्मण्यता पे, इवन सर मैं जब छोटा था तो मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे कि DD न्यूज़ देखा करो, संसद TV जो बहसें होती हैं देखा करो। मुझे अभी भी याद आ रहा है कि जब UPA 1
जा रही थी पोडियम पे और ये डिबेट हो रही थी कि कौन सदर बनेगा, कौन प्रधानमंत्री होगा, सोनिया गांधी होंगी, मनमोहन सिंह होंगे, उसको हमने पिताजी ने और हमारे एक पड़ोसी ने हमने साथ में बहुत देर तक देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। उसके पहले की भी डिबेट, वो सुषमा स्वराज की कितने डिबेट्स फेमस हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की डिबेट्स फेमस है, उससे पहले भी तो सर लंबे लंबे डिबेट्स हुआ करते थे, डिस्कशंस हुआ करते थे और बड़े ही फ्रेंडली तरीके से हुआ करते थे। संसद में वो जो डिस्कशन हुआ करते थे उनमें जो अदब रहा करता था वो बहुत अच्छे से दिखता था। ये अदब इस बात को इंश्योर करता था कि दोनों पक्ष अपनी बातों को सही से रख पाए, कोई किसी को अंडरमाइन ना करे। लेकिन जब हम सर 2014 की बात करें, जब भी मजबूत सरकारें रहीं, हम ये कहना गए जब ऐसी सरकारें रहीं जो अपने आप में संप्रभु थी, मजबूत थी, बहुमत जिनके पास था, उन सरकारों में टेंडेंसी देखी गई। हाँ, 2014 के बाद ये टेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा दिखी। जैसे अभी आपने कुछ बिलों की बात की, जम्मू कश्मीर बिल, मैं आईटी बिल की बात करना चाहता हूँ, जो दूसरे नंबर का 18 नंबर का बिल था, उसमें तो कुछ डिस्कशन ही नहीं हुआ। जबकि अगर आप देखें तो बड़े इनकम का सोर्स हो जाता है देश के लिए वो इनकम टैक्स, उस पर बहस क्यों नहीं होनी चाहिए? ये तो सर छोड़ दीजिए, अगर आप प्राइवेट बिल्स की बात करें, जो प्राइवेट बिल्स आते हैं उन पे चर्चा आपसे 5% तक रह गई है। मतलब 5% ये बताता है कि प्राइवेट बिल को तरजीह ही नहीं दी जा रही है। ये क्यों नहीं दी जा रही है? क्योंकि जैसे जैसे आप बहुमत की तरफ बढ़ते हैं, आप बहुमत वाले दल हो जाते हैं, आप कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ के सामने दूसरी आवाज़ को नहीं सुनने देना चाहते। और सिर्फ एक सरकार पे लागू नहीं होता है, जब भी बहुमत की सरकारें नहीं, हम सब ने देखा है, इतिहास सबके सामने है। तो सर ये संसद की अकर्मण्यता के पीछे मुझे ये प्रमुख कारण लगते हैं। हालांकि अभी भी आप जो वक्फ बिल था आप देखें तो उसमें ठीक ठाक 17-18 घंटे चर्चा हुई, ठीक ठाक चर्चा हुई उस पर, तो चर्चा उस पर भी हुई। बजट पे सर मुझे लगता है कि लगभग 27 से 28 घंटे चर्चा हुई और 5-6 घंटे तो मैंने भी देखा। तो कुछ जरूरी चीज़ें हैं जिन पे चर्चाएं हुई भी। तो एकदम से किसी पे बिल फाड़ देना कि एकदम से अकर्मण्य हो गई, हम नहीं कह सकते। लेकिन बिल्कुल आपने जो प्रश्न किया वो बिल्कुल जायज़ है सर इस बात पे कि हाँ, जो संसद से जितना ड्यू था, खासकर 21वीं सदी में हम लोग 2025 वर्ष में संवाद को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती जानी चाहिए थी उत्तरोत्तर, वो कहीं ना कहीं घटती जा रही हैं। तो इस दिशा में कहीं ना कहीं थोड़ा सा सरकार को देखना चाहिए। सर हमने संसद की बात की, उसके पहले सीएजी की बात की थी। आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो एक जैसे राजस्थान जाते हैं तो वहाँ पे कहते हैं कि भूले का सहारा बाबा खाटू राम हमारा, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के साथ भी कहा जाता था कि जनता जो है का अंतिम सहारा क्या है, सुप्रीम कोर्ट है कहा जाता है। और कई ऐसे मामले रहे, हम लोग उस पर एक सेपरेट डिबेट रखेंगे, आप लोग ज़रूर उसको देखिएगा जब हम सुप्रीम कोर्ट पे विस्तार से बात करेंगे। बहुत से मामले रहे जिसमें शानदार निर्णय आया, लेकिन सर ऐसा कई बार देखा जाता है कि जो जनता के इंपॉर्टेंस के जो बड़े मामले रहते हैं, कहीं ना कहीं उस पर बहुत समय लग जाता है, वर्षों वर्ष लग जाता है। ठीक है, क्या लगता है सर, न्यायालय संवैधानिक संस्था है, क्या उसकी भी साख घट रही है? देखिए सर, न्यायालय की जो अवधारणा आती है वो इसलिए आती है कि मान लीजिए कि संविधान की स्पिरिट से हमारी विधायिका और कार्यपालिका डिरेल हो रही हो, तो कोई एक बॉडी होनी चाहिए जो स्वतंत्र रूप से नियंत्रण रख सके और उन्हें संविधान का अतिक्रमण ना करने दें। और इस अवधारणा को लेकर के अगर हम देखें तो दुनिया भर में जो न्यायालय की व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं इसी ढंग से काम करती हैं। भारतीय न्यायपालिका को अगर हम देखें तो शुरुआत से जब आप देखते हैं तो न्यायपालिका ने बहुत शानदार काम किया। बिल्कुल, मतलब एक केस मैं कहूँगा कि मतलब उससे अच्छा केस तो मुझे नहीं लगता कि जो जुडिशरी की विल पावर को, उसकी इंटीग्रिटी को दिखाता हो, और वो केस था इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण वाला। मतलब जैसे आपने कहा ना कि पूर्ण सत्ता के साथ कोई हो, पूर्ण बहुमत के साथ कोई हो, उसके अगेंस्ट जा करके डिसीजन देना, ये इतना करेज, इतना मॉरल करेज, ये इंटीग्रिटी ये जुडिशरी ने दिखाया, बहुत सारे मामलों में दिखाया सर, केशवानंद भारती के इसमें भी दिखाया। तो द थिंग इज, ये वो लेवल तो था जिसने हमारी आशाएं, जनता का भरोसा और जनता को एक तरीके से ये रियलाइज़ कराया कि कोई है या नहीं है, हम हैं, हम कुछ गलत नहीं होने देंगे आपके साथ, और जनता भी उसी ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ी। लेकिन सर देखिए, धीरे धीरे क्या होता है कि धीरे धीरे कई सारे ऐसे डिसीजंस आए, कई सारे ऐसे इवेंट्स हुए जिसने न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा कम किया। जैसे अगर हम बात करें तो कोलेजियम की अगर हम बात करें, बिल्कुल कोलेजियम सिस्टम अच्छा है या बुरा है उस पर हम लोग अलग से डिबेट कर सकते हैं, लेकिन कोलेजियम सिस्टम ने ऐसा तो किया ही कि जुडिशरी को एक अनटचेबल पावर दे दिया। आप लोकतंत्र में अनटचेबल पावर का एक्सपेक्टेशन क्यों कर रहे हो और कैसे कर रहे हो? जब आप केशवानंद भारती बहुत रिमार्केबल डिसीजन था, लेकिन जब आप कह देते हो कि नहीं
हम कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होंगे और वो हम बताएंगे कि क्या होंगे, और हम अपने मन से बताएंगे कि क्या होंगे, केस टू केस बताएंगे, उसको डिफाइन भी नहीं किया। तो द थिंग इज, आपने एक तरीके से उसको अपनी पूरे कब्जे में किया, और उसके बाद क्या है कि आप भी खुद सेलेक्ट कर रहे हो, अपने लोगों को खुद सेलेक्ट कर रहे हो। ये दुनिया का यूनिक केस है, किसी दुनिया के किसी भी देश में ये वाला सिस्टम जुडिशरी का नहीं है। तो उसके बाद जब करप्शन के आरोप लगते हैं, परिवारवाद के आरोप लगते हैं, मतलब ये पब्लिक मंच पे कहा भी बहुत लोगों ने है कि चीफ जस्टिस का लड़का चीफ जस्टिस बन रहा है ना, DY चंचूर और YD चंचूर, जी मैं नाम तो नहीं लूंगा लेकिन बन रहा है, फैक्ट है सर, इसमें नाम लेने में क्या ही। और इसके साथ साथ अगर हम हाई कोर्ट्स में देखें सर, तो बहुत परिवारवाद है, ठीक है। तो द थिंग इज, इस परिवारवाद ने, इस करप्शन ने कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा तो डिगाया है सर। देखिए, न्याय का एक बहुत बेसिक सिद्धांत है, न्याय हुआ है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि न्याय होते हुए दिखना चाहिए। जब जिस संस्था पर हमने ये जिम्मेदारी डाली है कि न्याय होते हुए दिखे, और वो संस्था ये दिखा रही है कि लोगों को दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बेईमानी हो रही है, कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं ये अपने लोगों को सेटल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं योग्यता का अपमान हो रहा है, तो निश्चित तौर पर लोगों का भरोसा कम हो रहा है। न्यायपालिका ने अच्छे डिसीजंस दिए हैं, अच्छा काम किया है, लेकिन उसके साथ साथ भ्रष्टाचार के आरोपों से भी न्यायपालिका घिरी है, परिवारवाद के आरोपों से घिरी है, लाखों केसेस पेंडिंग हैं, और अनावश्यक तौर पर कई बार वो एग्जीक्यूटिव के काम में घुसने का प्रयास करती है, जिसको हम पब्लिसिटी स्टंट भी कह सकते हैं। और सर पॉलिटिकल एफिलिएशन भी बहुत बड़ा है, पॉलिटिकल एफिलिएशन का भी असर दिखता है न्यायपालिका पे। तो कहीं ना कहीं जो डिग्निटी, जो आशा, जो उम्मीद हम न्यायपालिका से करते हैं सर, उसको फुलफिल नहीं कर पा रही न्यायपालिका। अगर वो उस तरीके से परफॉर्म करती तो निश्चित तौर पर जिन लोगों को उम्मीद थी, और जो हमारी आम जनता, जो भारत के आम लोग हैं, वो निश्चित तौर पर ये मानते हैं कि भाई पॉलिटिक्स में तो पॉलिटिकल पार्टी अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से आएगी, लेकिन जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट है और वो संविधान की भावना के हिसाब से चलेगी। तो ये एक चीज़ थोड़ी सी कमज़ोर तो हुई है सर। तो अगर जुडिशरी इस तरह से काम कर रही है, उसके बाद सर लोगों का एक और बड़ा भरोसा होता है सर। हर आदमी को ये लगता है कि लाइफ में अगर कुछ एक बढ़िया काम करना है ना, तो यूपीएससी वाले सिलेक्शन चाहिए हमको। और यूपीएससी एक ऐसी संस्था रही जिसने सर ब्रिलियंट ऑफिसर्स दिए हैं। पूरे देश की व्यवस्था का जो स्टील पिलर है वो यूपीएससी बनाती है ना। तो द थिंग इज, वो मजबूती, उसकी इंडिपेंडेंस, उसकी निष्पक्षता, उसकी परीक्षा की शुचिता, इन सब से आती है। लेकिन हाल फिलहाल के वर्षों में अगर हम देखें तो यूपीएससी भी अब इस तरीके के आरोपों से अछूत नहीं रही है सर। उस पर भी भ्रष्टाचार के, गलत तरीके से सिलेक्शन के और बहुत सारे आरोप लगते रहे। तो आपको क्या लगता है कि क्या यूपीएससी में भ्रष्टाचार और राजनीतिक दबाव, क्या ये दोनों अब काम करते हैं? हाँ सर, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ही तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं और उनके मन में कोई संदेह ना हो जाए, इसलिए बड़े ही ईमानदारी से प्रश्न का उत्तर देना होगा, डिस्क्लेमर के साथ में। इस पे मैंने वैसे एक वीडियो भी किया हुआ था कि यूपीएससी 2.0 की जो बात हो रही थी, और इत्तेफाक से सर ने ही उसको सजेस्ट किया था कि इस पे हम लोग वीडियो कर सकते, तो मैंने किया था उस पर वीडियो बेसिकली। उसमें बड़ा अच्छा ट्रैक्शन भी आया था, पर बच्चों के कमेंट्स देख के मुझे लगा कि उनको सही बात पे डिस्कशन करना चाहिए। सर, यूपीएससी के बारे में मैं थोड़ी अलग राय रखता हूँ। मुझे लगता है कि यूपीएससी की प्रणाली पे गाहे बगाहे थोड़ी बहुत तो बात होती है। व्यक्तियों का जो सिलेक्शन होता है, जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो व्यक्तियों का सिलेक्शन होता है, जो प्रक्रियाएं होती हैं, उन पे ज़्यादा सवाल खड़े होते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ, स्पेसिफिक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे पूजा खेड़कर का केस अभी बड़ा फेमस केस रहा। जी जी बिल्कुल। उनके साथ एन नंबर ऑफ इश्यूज जोड़े गए, जिसमें से एक ये भी था कि उनका पॉलिटिकल एफिलिएशन भी था, अधिकारियों से भी जुड़ाव था और चीज़ें गलत पाई गईं, जिसका अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। जी। तो उस पर यूपीएससी पे सवाल खड़े हो रहे हैं। बल्कि मुझे लगता है कि मनोज सोनी जी चेयरमैन थे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिए थे, उसके बाद यूपीएससी के चेयरमैन थे। पूर्णा चौधरी का एग्जांपल है सर, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट को लेकर, वो बड़ा ही विवादित रहा। हर दूसरी इंस्टाग्राम रील पे अगर यूपीएससी की आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आ ही जाता है। तो इस प्रकार की चीज़ें आती रहीं। यूपीएससी ने जिन अधिकारियों को जन्म दिया, जो अधिकारी बने, जो आपने कहा कि स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया बने, उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो मिलावट वाले स्टील थे। ऐसा कह सकते हैं कि पॉलिटिकल एफिलिएशन वहां पे देखने को मिलते हैं। वी नो एग्जांपल, देयर आर सो मेनी एग्जांपल, वी शुड नॉट नेम देम, बट देयर आर सेवरल एग्जांपल्स टू दिस। द पॉइंट इज कि जब हम सिलेक्शन प्रक्रिया की बात करते हैं, उस सिलेक्शन प्रक्रिया में जो आपका तरीका है, जैसे बहुत से बच्चे पूछते हैं क्या हिंदी माध्यम के साथ पक्षपात होता है? मेरा ये कहना है कि अगर एक शब्द में उत्तर दूं तो नहीं, लेकिन ये एक शब्द का उत्तर है नहीं सर, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। बिल्कुल।
आप जब इंटरव्यू पैनल में, मेरा सर खुद का एग्जांपल ये रहा कि मैंने एक बार हिंदी मीडियम में अपना इंटरव्यू दिया और एक बार ट्रांसलेटर के साथ इंटरव्यू दिया और एक इंग्लिश मीडियम में, मेरे तीनों मीडियम में मैंने इंटरव्यू दिया हुआ है। जो मेरा अनुभव ये रहा कि हिंदी मीडियम के साथ कहीं ना कहीं एक हेय दृष्टि तो दिख जाती है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है जब हम प्रीलिम्स के पेपर्स को डिस्कस करते हैं, उसमें जो अनुवाद रहता है उस अनुवाद का स्तर ये बताता है कि यूपीएससी कहीं ना कहीं हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स को लेकर स्नेहिल नहीं है, उनके बारे में सोच नहीं रही है। हम जब यूपीएससी की मुख्य परीक्षा की बात करते हैं, उनके प्रश्नों की बात करते हैं, तो बहुत आप जेंजी चीज़ों की बात करते हो, नए नए टर्म की इस्तेमाल कर लेते हो, पर कहीं ना कहीं अभी भी जो अनुवाद का स्तर है वो लगातार कमज़ोर दिखता जाता है। ये अनुवाद का स्तर क्या बताता है कि आप एक पक्ष को लेके ज़्यादा भावुक हो या एक पक्ष को आप इग्नोर कर रहे हो। बिल्कुल। और सर आपने यूपीएससी की बात की, मैं यूपीएससी से इतर एक संस्थान की बात करूंगा, जैसे हम राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे पहले ओपन थे, फिर उनको उनकी जो उनकी सेवा शर्तें हैं वो सरकार के अनुकूल कर दी गई, तो एक तरह से उनके दांत, जैसे कहते हैं टूथलेस टाइगर, उन्हें भी बना दिया गया था। यूपीएससी के साथ ऐसा नहीं है सर, उनको टेन्योर की सुरक्षा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, टेन्योर की सुरक्षा है, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई, जिसे कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट लेने के जब भी प्रयास हुए उनमें कमियां दिखी, जैसे सीसेट आंदोलन की बात कर लें, सीसेट आंदोलन के बाद जो चीज़ें हुई, ऑप्शनल को एक ऑप्शनल कर देने की बात हुई, जो भविष्य में चल रहा है कि शायद ऑप्शनल न रहे, जो कि शायद अभी अगले 5-6 वर्षों में तो होता नहीं भी दिख रहा है। इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं लगता है कि एक जो रीढ़ की हड्डी होती है, कि स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ना, वो यूपीएससी का कमज़ोर दिखता है सर मुझे। एक वो बॉडी जो देश की सबसे बड़ी आधारशिला है, उस बॉडी के द्वारा त्वरित और बेहतर निर्णय इतनी विरोधाओं के बावजूद न लिए जाना, ये बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है। दूसरी बात, लेटरल एंट्री की बात कर लें सर। लेटरल एंट्री जब हम जुडिशरी की बात करते हैं और कहते हैं कि वहाँ पे अगर भेदभाव हो सकता है, तो सर लेटरल एंट्री में क्यों नहीं हो सकता है? और लेटरल एंट्री को लेके बहुत बवाल हुआ है, आप जानते हैं खुद सर, हम सब कई बार डिस्कस करते हैं लेटरल एंट्री और इससे जुड़े बिंदुओं पर जब हम बात करते हैं तो अक्सर कहते हैं कि कई बार इस पर पॉलिटिकल एफिलिएशन, इस प्रकार की चीज़ें दिखती हैं, और यूपीएससी कई बार इसके लिए जवाबदेह होती है। डीओपीटी कितने एग्जाम्स को कराता है और एग्जामिनेशन की शुद्धता की बात तो करता है, लेकिन उसमें जो पारदर्शिता होनी चाहिए, जो उसमें क्या कहते हैं, कम ओपेकपना होना चाहिए, मैं अजीब से शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ पर आ जाते हैं डिबेट में, ये नहीं होने चाहिए सर। जैसे हमने प्रीलिम्स दिया, हमको 1 साल बाद उस प्रीलिम्स का उत्तर क्यों पता चले? नंबर ही नहीं पता चलता। हम नहीं पता कर पाते कि हम वास्तव में गलत कहाँ थे। बाद में पता चलता है कि जिन प्रश्नों को लेके हम कश्मकश में थे, यूपीएससी ने उन प्रश्नों को हटा दिया है। तो इस प्रकार की चीज़ों पे अगर काम करें तो शायद उसकी शुद्धता पे, मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी पॉलिटिकल एफिलिएशन उतना ज़्यादा नहीं है। 2-4 चीज़ें अगर होती होंगी पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए तो शायद वो सामने नहीं आई है। इवन यूपीएससी पे बड़े स्तर पर यह दाग भी नहीं लगा कि पेपर उनके आउट हो गए। जी बिल्कुल, ठीक है। लेकिन हाँ, जो बाकी चीज़ों की मैंने बात की कि हाशिए से इतर जो बिंदु हैं, उन बिंदुओं पे यूपीएससी को काम करना चाहिए सर। खैर सर, जब हम लोग बात करते हैं सभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की, तो लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम। इलेक्शन कमीशन पे इतनी बात हो रही है और कितने सारे वीडियोस सर हम लोग ने करंट अफेयर्स में किए। बिहार में जो चुनाव हुए, चुनाव आयोग को लोकतंत्र का प्रहरी कहा जाता है, ठीक है। 2 बड़े मजबूत अधिनियम 1950 का 1951 का अधिनियम है, जो इस बात को उन्हें पावर भी देता है, मजबूत करता है कि बेहतर, अच्छे, सुष्टापूर्ण तरीके से विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव हो। लेकिन जो हालिया नियुक्तियाँ हुई, उन नियुक्तियों के जो भाषण हुए, उन भाषणों पर जो विवाद हुए, वो सीसीटीवी वाला मुद्दा की इस प्रकार के जो इशू तो आप समझ रहे होंगे। क्या सर, क्या लगता है आपको? आप पुराने समय की जब बात करते हैं सर तो टीएन सेशन का नाम आता है, वाईवी कुरैशी का नाम आता है, बड़े बड़े अच्छे इलेक्शन कमिश्नर्स का नाम आता है। क्या लगता है सर, आज के समय में ये जो इलेक्शन कमिश्नर का पद है, शुचिता के साथ कुछ हेरफेर हो रही है, कुछ कमी है, कहाँ पे कमी है सर? सर देखिए, इलेक्शन कमीशन वास्तव में उस भावना के साथ बनाया गया कि अगर हमें लोकतंत्र चलाना है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बेहतर चलाना है तो आपको एक बेहतर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने पड़ेंगे, इसके सिवा कोई मार्ग नहीं है। 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं लोकतंत्र के सक्सेसफुल ऑपरेशन को लेकर के। आप जहाँ पर भी देखेंगे कि डेमोक्रेसी फेल हो रही है, वहाँ पर यही 2 चीज़ों में कहीं किसी में प्रॉब्लम आती है। पहला चीज़ है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और दूसरा चीज़ है कि स्मूथ ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो। और भारत के अभी तक के इतिहास में अगर हम देखें तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कई बार हुए और कई बार आरोप भी लगे हैं, लेकिन स्मूथ ट्रांसफ़र ऑफ पावर अभी तक होता नहीं है, जो एक बड़ा अचीवमेंट है हमारी डेमोक्रेसी का। और अगर स्मूथ
ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि हमारी जनता और हमारे तंत्र के जो मशीनरी के बॉडीज़ हैं वो इतने मैच्योर हैं कि वो जानते हैं कि अगली बार फिर जाना पड़ेगा जनता के सामने और जनता फिर इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। तो ये जो बेसिक कोर भावना है इसने बहुत हेल्प करी है। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन एज एन इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन की बात करें सर, तो शुरुआती पहले इलेक्शन से लेकर के 90 के दशक तक इलेक्शंस होते रहे, बहुत आरोप लगते रहे जो अभी चूंकि दब गए थे और लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, और अब फिर से उठ रहे हैं आरोप, नए तरीके के हैं, हालांकि अभी तक प्रूफ नहीं हुए, लेकिन आरोप उस समय जो थे वो बहुत ज़बरदस्त थे। बैलेट बॉक्स पे पूरी की पूरी पेटी चोरी हो जाती थी, है ना, पूरा बूथ कैप्चर होता था, सारी चीज़ें होती थी। हालांकि सर देखिए, इतने बड़े लोकतंत्र में और इतने ऐसे देश में सर जहाँ पर अशिक्षा और अनअवेयरनेस इतनी ज़्यादा हो, वहाँ पर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवा पाना बिल्कुल असंभव है सर। मतलब मुझे याद है सर कि जब ईवीएम शुरू हुआ था तो लालू प्रसाद यादव जी अपनी हर रैली में मशीन लेके जाते थे, लालटेन लेके जाते थे और दिखाते थे कि देखो ये लालटेन है, यहाँ पे ऐसे बटन दिखेगा, उसको दबाना, टी से बोलेगा, तब समझना कि वोट पड़ गया है। आपको इतना लोगों को समझाना पड़ रहा है। द थिंग इज दैट इज द लेवल ऑफ अवेयरनेस। तो वहाँ पर सर इलेक्शन करवाना इंडिपेंडेंटली और चीज़ों को मैनेज करना विदाउट मच फोर्सेस एंड अवेयरनेस, मतलब वोट देने वालों को भी तो नहीं पता है कि हमारा ये अधिकार है, वो तो ये मान रहे हैं कि जिसने 2 दिन खाना खिलाया है उसका अधिकार है। तो बेसिकली होता है सर। तो इस वजह से क्या था सर कि, लेकिन हाँ ये इतने बड़े पैमाने पर भी नहीं था कि पूरे देश में ऐसा हो रहा। कुछ जगहों पर ज़्यादा था, कुछ जगहों पे लेकिन इतना नहीं था, और जितने अर्बन एरियाज़ थे वहाँ पर थोड़ा कम था। लेकिन उसके बाद सर जैसा आपने नाम लिया ना सर, टी.एन. शेषन साहब आते हैं, उन्होंने पूरा इलेक्टोरल मशीनरी को पूरी तरीके से दोबारा से बना दिया, पूरी तरीके से दोबारा से बनाया, और उन्होंने कहा कि वोटर आई.डी. कार्ड होना चाहिए। हम वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे जहाँ पर भी डाउट हो। द थिंग इज़, जब हम लोग पॉलिटी पढ़ाते हैं सर तो मैं हमेशा बताता हूँ कि इलेक्शन कमिश्नर एक हुआ करते थे सिर्फ इस आदमी के डर से, सिर्फ टी.एन. शेषन के डर से, और इनसे डरती केवल सत्ता पक्ष नहीं थी, इनसे सत्ता पक्ष और विपक्ष इक्वली डरता था, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष तो एक तरीके से अनसेट टाई होता है ना, कि इस बार हम बनते हैं, अगली बार तुम बन जाना, कोई बात नहीं, चल जाता है मामला। लेकिन इनसे दोनों डरते थे, और इनके डर के कारण 2 एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर्स बनाए गए और तीनों को इक्वल पावर्स दी गई। ये बहुत सोचा, किसी भी 3 मेंबर बॉडी में आप नहीं देखोगे कि तीनों को इक्वल पावर्स हो, यहाँ पर इक्वल पावर्स दी गई, और वो उस डर के कारण थी। और ये था एक ईमानदार अधिकारी का पावर। उसने पहली बार दिखाया कि चुनाव क्या होता है, और स्वतंत्र चुनाव क्या होता है, निष्पक्ष चुनाव क्या होता है। और अपने समय में तो उन्होंने वो चेंज उतना बड़ा नहीं कर पाया, लेकिन उसी के रिजल्ट्स ये हुए, जो बिहार से लालू यादव का शासन गया, बंगाल से वामपंथ का सरकार गया, केरला से वामपंथ का सरकार गया, क्योंकि सर बहुत आरोप लगते थे बूथ कैप्चरिंग के, लूट के और इन सब के। तो ये इस लेवल तक इलेक्शन कमिश्नर ने पहुंचाया इलेक्शन कमीशन को, और पूरी दुनिया हमारे इलेक्शन मॉडल की स्टडी करने के लिए आने लगी। धीरे धीरे और अपग्रेड हुआ। जैसे अभी आपने यूपीएससी की बात करी, तो सर यूपीएससी उतना अपग्रेड होने में सोचता है, इलेक्शन कमीशन बहुत तेज़ी से अपग्रेड हुआ। ईवीएम जिससे लोग पूरी दुनिया में इलेक्शन नहीं करवा, अमेरिका तक में बंद करना पड़ा। हमारे यहाँ ईवीएम पर जो भी क्वेश्चन आज तक उठे हैं, कोई क्वेश्चन प्रूव नहीं हुआ है। सॉलिड प्रूफ और बिल्कुल सही से ईवीएम ऑपरेट होते हैं। मतलब जो इलेक्शन कमीशन है वो खुद बुलाता है कि आओ प्रूफ तो करो, कोई नहीं जाता है, क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो द थिंग इज़, वो ईवीएम तक लाना, वीवीपैट को इनिशिएट करना, बहुत सारे अच्छे काम किए। लेकिन उसके बाद अब का दौर आता है, जब सबसे पहले शुरुआत होती है जहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर पर आरोप लगते हैं कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी को, सत्ताधारी दल को फेवर कर रहे हैं। उनके इलेक्शन के, उनके अपॉइंटमेंट को लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। सुप्रीम कोर्ट में भी जो जज साहब निर्णय देते हैं उसको आगे अनुपालन नहीं किया जाता है। और आगे चल के देखते हैं तो अभी वोट चोरी का मुद्दा चल रहा है, जो विपक्ष कह रहा है वोट चोरी हो रहे हैं, बहुत सारे और भी अन्य आरोप लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सर पॉलिटिकल एफिलिएशन और अपने मनपसंद व्यक्ति को वहाँ पर बिठाने की जो होड़ लगी पॉलिटिक्स में, पावर में, और उसके साथ उनके अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर को उतना ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट नहीं रहने देना, इसने उसकी छवि को भी ख़राब किया। और अब आम जनता उतना भरोसा तो नहीं कर पा रही है इलेक्शन कमीशन की शुचिता पर। कहीं ना कहीं सबके मन में डाउट है कि कुछ तो गड़बड़ होता है। वो भले ही मोदी जी नहीं कर रहे हो, बटन कोई नहीं दबा रहे हो, लेकिन
डाउट तो लोगों के मन में आ गया। जैसे मैंने शुरुआत में कहा ना सर कि परसेप्शन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपका परसेप्शन ये बन गया कि भ्रष्टाचार है तो बहुत मुश्किल है उसको दूर करना। तो इस तरीके से सर अलग अलग इंस्टीट्यूशन हम देखें, जैसे कि हमने अलग अलग संसद से लेकर के इलेक्शन कमीशन तक, CAG से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक सारी बातें करी। इन ऑल सर अगर कहें तो हम इसको डेमोक्रेसी की ग्रोथ की तरफ देखें, उतार चढ़ाव की तरह से देखें, या इसके ब्राइट फ्यूचर की तरह देखें, कैसे देखेंगे सर? नहीं सर, जैसा आपने बहुत अच्छे से समराइज़ किया, मुझे ऐसा लगता है कि जब 22 जनवरी 1947 को नेहरू जी के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जो संविधान सभा थी उसने पारित किया, जो बाद में संविधान का प्रियम्बल यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव बना, उसके पारित होने तक कहीं ना कहीं जो संविधान सभा के मेंबर्स थे उनके मन में यह था कि भारत का संविधान खुद से इवॉल्व हो, संवैधानिक संस्थाएं खुद से इवॉल्व हो, जो बड़े स्तर पे हमें देखने को मिला। खासकर जो 1980, 90, खासकर 2000 का जो दशक था, इन 3 दशकों में बड़ा इवोल्यूशन भी देखने को मिला। लेकिन जब सत्ता थोड़ी मजबूत हनक के साथ आती है तो कभी कभी शायद ऐसा दिखता है या ऐसा दिखाई पड़ता है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनमें थोड़ा बहुत प्रश्न तो उठता ही है। आपने बहुत अच्छे से समराइज भी किया, चाहे आपने इलेक्शन कमीशन की बात की हो या जब आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे, जब CAG की बात कर रहे थे, UPSC की बात भी मैंने की, या हमने संसद की बात की, तो ये संस्थाएं इवॉल्व भी हुई हैं। हाँ, कुछ प्रश्न भी उठे हैं। प्रश्नों का उठना गलत नहीं है, लेकिन उनका उत्तर मिलना ज़्यादा सही है, ज़रूरी है। और जैसा कि हमने कहा कि जो हमारे संविधान निर्माता थे उनकी जो विजन था कि हमारा संविधान इवॉल्व हो, देश इवॉल्व हो, आशा यही है कि भविष्य के साथ ये संवैधानिक संस्थाएं अपने वजूद को प्राप्त करें और उसी दिशा में आगे बढ़ें। इसमें सर मैं एक बड़ी अच्छी कोट याद आई मुझे, कोटेशन है, बहुत अच्छी लाइन है कि द सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ डेमोक्रेसी इज मोर डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की हर समस्या का इलाज है और अधिक लोकतंत्र। तो जितना हम डेमोक्रेटाइज करते जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी लाते जाएंगे, संस्थाएं और अच्छे काम करेंगी। और हमारा जो 70 साल का एक्सपीरियंस रहा सर इन कंपैरिजन टू ऑल अदर नेबर्स एंड अदर कंट्रीज जो हमारे साथ आज़ाद हुए, वो ये दिखाता है कि हमारी संवैधानिक संस्थाओं ने कहीं ना कहीं रिमार्केबल काम किया है। कुछ कमियां, कुछ चैलेंजेस तो आते ही हैं सर, लेकिन ये काम रिमार्केबल रहा है। समय के साथ कहीं ना कहीं सुधार होगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये जो संवाद रहा, जहाँ पे पंकज सर ने और हमने संवैधानिक संस्थाओं और उनकी शुचिता पे जो प्रश्न उठते हैं उन पे हमने बात की, और इस कंक्लूजन की तरफ पहुंचे कि आप जब मुख्य परीक्षा में कॉपी उठा के प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे तो आप किस दिशा में उत्तरों को लिखेंगे। आशा करते हैं कि ये जो संवाद है ना, इस संवाद को सिर्फ आप एक वीडियो तक महदूद नहीं रखेंगे, आप डिटेल में जाके और प्रश्नों को उठाएंगे और प्रश्नों पर बात करेंगे, उत्तर लिखेंगे। सर का टेलीग्राम आपको पता है, मेरा टेलीग्राम आपको पता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो खुद को भी इन्वॉल्व कीजिए, ठीक है। कहीं ना कहीं उस संवैधानिक संस्थाओं के जो जवाबदेही होती है उसको तय करने में आपका भी योगदान भविष्य में रहेगा। आप सभी भविष्य के सिविल सेवा अधिकारी हैं, तो आप सबको पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये संवाद कैसा लगा, इस पे अपने कमेंट, अपने उत्तर जरूर बताते जाइएगा। कमेंट बॉक्स में आपके जो कमेंट्स हैं उनकी प्रतीक्षा रहेगी। तो मेरे और पंकज सर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।